फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने जो जो वीकली करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रही है उसके फोर्थ पार्ट की डिस्कस करेंगे आज। जो हम इस वीक के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे वीडियो की ओर, देखते हैं कि इस हफ्ते से संबंधित कौन कौन से जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है। तो 4 ऑप्शंस हैं इसमें: रश्मि कुमारी, विशाखा शुक्ला, हरमनप्रीत कौर, प्रीति पाल। तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा प्रीति पाल, यानी कि डी ऑप्शन जो है प्रीति पाल, ये सही आंसर है। और इसके बारे में जो डिटेल थोड़ा देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो पैरा एथलीट प्रीति पाल पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड्स इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। और प्रीति पाल ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में 200 मीटर T35 दौड़ में कांस्य पदक जीता। और भारत में मौजूदा पेरिस पैरालंपिक में 1 स्वर्ण 2 रजत। ये तो अभी ठीक है, उस टाइम की बात है, लेकिन अभी चूँकि भारत के मेडल्स बढ़ गए हैं तो आप ये ध्यान रखेंगे कि प्रीति पाल जो है 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने कंपनियों को जो है नवरत्न का दर्जा दिया। तो 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से सही आंसर क्या होगा इसका? तो 4 ऑप्शन में सही आंसर होगा बी, यानी कि 4 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है। कौन कौन सी हैं? तो विवरण देख लेते हैं थोड़ा। तो वित्त मंत्रालय ने हाल ही में 4 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों SJVN और सौर ऊर्जा निगम NHPC रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को नवरत्न का दर्जा दिया है। और भारत में 4 नई नवरत्न कंपनियों में से 3 जो रेलटेल है, SJVN है और NHPC सार्वजनिक रूप से कार्यभार कर रही हैं। और नवरत्न कंपनियां बिना पूर्व सरकारी मंजूरी के 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती हैं। यानी कि ये जो कंपनियों को जिनको नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो जाता है, ये बिना सरकार से पूछे, यानी बिना केंद्र सरकार से पूछे 1000 करोड़ रुपए तक का जो है निवेश कहीं भी कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया? तो कौन सी वर्षगांठ है जिसके उपलक्ष्य में जो है नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का क्या किया गया है? अनावरण किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के। तो 4 ऑप्शन है: 73वां, 74वें स्थापना दिवस, 75वें या फिर 76वें। तो इसका सही आंसर होगा 75वें स्थापना दिवस पर। और इसका विवरण देख लेते हैं। तो विवरण के अंतर्गत क्या है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान सर्वोच्च न्यायालय का नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। और ध्वज पर संस्कृत श्लोक यतो धर्म स्थितो जय अंकित है, जिसका अर्थ होता है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। यानी कि जो 75वां स्थापना दिवस था किसका? सर्वोच्च न्यायालय का। तो उसके उपलक्ष्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया है? नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है सर्वोच्च न्यायालय के। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? 4 ऑप्शंस हैं। पहला है 1817 करोड़, फिर है 2817 करोड़, फिर है 3817 करोड़ और फिर है 4817 करोड़। तो इसका चारों में से जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि 2817 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, मंजूर किए हैं केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए। ठीक है, और इसका विवरण थोड़ा देख लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि देश में आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कि केंद्र सरकार ने 2817 करोड़ रुपए के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दे दी है। और बागवानी के सतत विकास के लिए 860 करोड़ रुपए की एक और बड़ी योजना को जो है मंजूरी दी गई है। ठीक है, यानी कि 2817 करोड़ तो केंद्र द्वारा डिजिटल कृषि मिशन के लिए मंजूर किए गए हैं। ठीक उसी के और 860 करोड़ रुपए जो है एक बागवानी मिशन के लिए जो है उसके लिए भी आवंटित किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? तो सुमित अंतिल जो है ये किस इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता? तो चार ऑप्शंस हैं, पहला टेबल टेनिस, दूसरा निशानेबाजी, तीसरा जेवलिन थ्रो, फिर चौथा क्या ऑप्शन है? तो बैडमिंटन। तो इस चारों में से सही आंसर क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो में इन्होंने जीता है सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल, ठीक है। और विवरण देख लेते हैं। तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो F64 फाइनल इवेंट में ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है और उन्होंने 70.59 मीटर की अविश्वसनीय थ्रो के साथ टोक्यो ओलंपिक 68.55 मीटर में बनाए अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपना मेडल बरकरार भी रख लिया। यानी कि सुमित अंतिल जो हैं इन्होंने पिछली बार टोक्यो ओलंपिक जब 2020 में आयोजित हुआ था, टोक्यो ओलंपिक 2020, तो उसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और इन्होंने अब पेरिस ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीतकर दूसरा पदक लगातार स्वर्ण पदक जीत लिया है और अपने पदक को बरकरार रखा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश मेज़बानी करने वाला है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की? तो चार ऑप्शंस हैं, भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो इन चारों में से जो सही आंसर होगा क्या है? तो ऑप्शन सी जो है इंग्लैंड जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। और इसका विवरण देख लेते हैं थोड़ा। तो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अगले साल लॉर्ड्स में जो कि इंग्लैंड में आता है में खेला जाएगा और एकमात्र टेस्ट 11 से 15 जून 2025 तक प्रतिष्ठित लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो 16 जून आरक्षित दिन के रूप में उपलब्ध होगा। यह पहली बार होगा जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल लॉर्ड्स में खेला जाएगा, ठीक है। लॉर्ड्स को बारे में एक और जानकारी शायद आपको जानकारी होगा या नहीं हो तो मैं बता दे रहा हूँ। लॉर्ड्स को क्रिकेट का जो है मक्का कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला कौन सा है क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का? तो विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान जो है बढ़ाकर कितना कर दिया है? यानी कि जो पहले दिया गया था, एज्यूम किया गया था कि इतना भारत की विकास दर रहेगी, लेकिन वर्तमान में विश्व बैंक ने यानी वर्ल्ड बैंक ने बढ़ा दिया है भारत की विकास दर की जो अनुमान है। तो वो कौन सा कितना बढ़ाया है? तो अभी वर्तमान में क्या है? तो चार ऑप्शंस हैं, 6.5%, 7%, 7.5%, 8%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 7% लगभग जो है अनुमान लगाया है विश्व बैंक ने भारत की जो विकास दर का, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा विवरण देख लेते हैं। तो विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को संशोधित किया है और इसे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 7% तक बढ़ा दिया है, जो पहले की पूर्वानुमान 6.6% से अधिक है। विश्व बैंक ने इंडिया डेवलपमेंट अपडेट में बताया कि कृषि में सुधार से उद्योग में मामूली नरमी आंशिक रूप से कम हो जाएगी। साथ ही यह भी कहा है कि सेवाएं मजबूत बनी रहेंगी। इस प्रकार से 7% का अनुमान लगाया है वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन क्या है इस वीक का? तो 8वां नंबर है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 से रूरल डॉक्टर मूवमेंट्स को सम्मानित किया गया है, वह किस देश से संबंधित है? यानी कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 के तहत रूरल यानी कि ग्रामीण डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया है। किस देश से संबंधित मूवमेंट है? तो चार ऑप्शन है इसमें, नेपाल, वियतनाम, सिंगापुर और थाईलैंड। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है डी, थाईलैंड। थाईलैंड जो है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट से रिलेटेड है देश। और इसमें क्या है तो वो देख लेते हैं थोड़ा विवरण में। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, इस अवार्ड से एशिया के उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने समाज में उल्लेखनीय योगदान दिया है। साल 2024 में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भूटान के कर्मा फुंटसो, वियतनाम की न्यूंगेन थी नोंग फ्यूंग और इंडोनेशिया की फरवीजा फरहान और जापान के हयाओ मियाजाकी और थाईलैंड के जो है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, रूरल जो डॉक्टर्स मूवमेंट है कहाँ से संबंधित, किस देश से? तो थाईलैंड से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रोअर
धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता है? तो इसमें 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस के तहत कौन सा सही है तो वो देख लेते हैं। 4 ऑप्शन में तो पहला कौन सा ऑप्शन है? स्वर्ण, दूसरा रजत, तीसरा कांस्य। ठीक है, 4 ऑप्शन है तो इसमें सही आंसर होगा ए, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, जो है धर्मवीर ने, थ्रोअर धर्मवीर ने। और पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने एशियाई रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता है। और वहीं हम वतन प्रणब सूरमा ने रजत पदक जीता। धर्मवीर ने पुरुषों की F51 स्पर्धा में यह पदक जीता है और धर्मवीर ने अपने 5वें प्रयास में क्लब को 34.92 मीटर दूर फेंक के भाला जो है मीटर दूर फेंक गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, ये एक ऐसा गेम है फ्रेंड्स जिसमें भारत ने 2 मेडल जीते एक साथ, मतलब कि सिल्वर और गोल्ड दोनों ही जो मेडल भारत के ही खाते में आए हैं। ठीक है, ये भी पहली बार इतिहास में हुआ है कि किसी एक खेल में दोनों 2 मेडल भारत एक ही मतलब कि भारत के खाते में आए हों। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्लिस चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? ठीक है, सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने? ठीक है, 4 ऑप्शन है इसमें, यानी कि कोई भारतीय महिला नहीं, मतलब कौन भारतीय बने हैं तो इसमें देखते हैं। तो 4 ऑप्शन हैं, अभिषेक शर्मा, अभिमन्यु सिन्हा, शुभम कुमार, सिद्धार्थ अग्रवाल। तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर जो है वो है डी, सिद्धार्थ अग्रवाल जो हैं ये इग्लिस चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं। और ये किनके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं तो बेंगलुरु के सिद्धार्थ अग्रवाल ने इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। और 29 अगस्त को 49 साल की उम्र में अग्रवाल ने 42 किलोमीटर की तैराकी 15 घंटे और 6 मिनट में पूरी कर ली और उन्होंने श्रीकांत विश्वनाथन द्वारा साल 2018 में बनाए गए रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस देश ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया हुआ है? तो 4 ऑप्शन था जिसमें से जो है सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। 4 में ऑप्शन में से सही आंसर ऑस्ट्रेलिया है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का इतिहास में सबसे बड़ा पावर प्ले जो स्कोर बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया द्वारा। इसका विवरण थोड़ा देखते हैं डिटेल। तो ऑस्ट्रेलिया ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पावर प्ले ओवर्स में सबसे अधिक रन बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया। एडिनबर्ग के ग्रेट क्रिकेट क्लब में हुए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया है और ऑस्ट्रेलिया ने पहले 6 ओवरों में रिकॉर्ड 113 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया के स्टार खिलाड़ी ट्रेविस हेड ने 25 गेंदों में 80 रन की धमाकेदार पारी खेल के ये जो है योगदान अपना दिया इसमें। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने जो है एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो किस भारतीय एथलीट ने जीता है एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप? तो 4 ऑप्शन हैं, हिमांशी टोकस, तुलिका मान, जया चौधरी, सुशीला देवी। तो चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर इसका है ये है हिमांशी टोकस। हिमांशी टोकस ने ये जो है अवार्ड जीता है और इसका विवरण थोड़ा देखते हैं तो क्या है। तो हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूनियर जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया है और यह आयोजन दक्षिण कोरिया में मुंगयोंग में हुआ था। और हिमांशी ने महिलाओं के 63 किलोग्राम भार वर्ग में यह भार लिया है, यह जीत लिया है और वह 19 साल की हैं और खेलो भारत कार्यक्रम का हिस्सा हैं। और प्रतियोगिता में भारत के 12 सदस्यों ने भाग लिया था और यह आयोजन मुंगयोंग जिम्नेनियम में संपन्न हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन चलते हैं सीधे देखते हैं। नीतीश कुमार ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो 4 ऑप्शन हैं, बैडमिंटन, कुश्ती, मुक्केबाजी और टेनिस। इन चारों ऑप्शन में से जो है नीतीश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कौन सा जो है किसमें स्वर्ण पदक जीता है, किस स्पर्धा में? तो बैडमिंटन में इन्होंने जीत लिया है क्या? स्वर्ण पदक जीत लिया है नीतीश कुमार ने। और इनके विवरण के अंतर्गत 2024 पेरिस पैरालंपिक में पुरुष एकल बैडमिंटन SS3 वर्ग में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीतने वाले नीतीश कुमार हैं। और इससे पहले अवनी लखेरा ने महिलाओं को 10 मीटर एयर, तो ये तो फर्स्ट मतलब कि जो भारत मेडल लिस्ट में अब चूँकि अब तो वर्तमान में आज के कंडीशन में 29 मेडल जीत चुका है जिसमें जो स्वर्ण पदक है वो 7 है। लेकिन जो है पहला जो है अवनी लखेरा ने दिलाया था स्वर्ण पदक भारत को। ठीक है, और दूसरा जो स्वर्ण पदक दिलाने वाले कौन थे? तो नीतीश कुमार। ठीक है,
और ये जो पेरिस पैरालंपिक चल रहा है, ये कौन सा पेरिस पैरालंपिक है, मतलब कि कौन से नंबर का है, तो 17वां है, ठीक है। और 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक ये फ्रांस में आयोजित हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पारित किया? तो इसमें चार ऑप्शन है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम। तो चारों में सही आंसर इसका क्या है? तो अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पारित किया किसने? पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने, जहाँ की मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो जो है वहाँ पर ममता बनर्जी हैं, ठीक है। तो 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल सेंटर और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के दुखद अपराध के जवाब में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने जो है महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 पारित किया। और यह विधेयक भारतीय न्याय संहिता 2023 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 सहित कई आपराधिक कानूनों में संशोधन किया गया है इसके तहत। और यह बलात्कार के लिए कठोर दंड का प्रस्ताव करता है यह कानून, जिसमें दोषी के प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड शामिल किया गया है। और विधेयक में बलात्कार के मामलों में 21 दिनों के भीतर समयबद्ध जांच अनिवार्य की गई है। तो इसमें क्या है कि फ्रेंड्स कि अपराजिता जो है महिला एवं बाल विधेयक 2024 पश्चिम बंगाल सरकार लेके आई है। हालांकि ये अभी कानून पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार ने विधानसभा में तो पास कर लिया, लेकिन इसे जो है राज्यपाल के पास भेज दिया है स्वीकृति के लिए। लेकिन राज्यपाल ने जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, उन्होंने इस कानून को जो है किसी राष्ट्रपति के पास भेज दिया है अग्रिम के कार्यवाही के लिए, या फिर स्वीकृति या स्वीकृति के लिए, या ठीक है विचार विमर्श के लिए। तो इस वर्तमान में ये अभी जो है लागू नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो इसके अंतर्गत चार ऑप्शन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और कृषि मंत्रालय। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर होगा इसका, तो कौन सा होगा? तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर ये होगा बी नंबर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है पोषण ट्रैकर पहल के तहत ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाला जो मंत्रालय बन गया है। और इसमें विवरण थोड़ा देख लेते हैं। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। और पोषण ट्रैकर उचित पोषण सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक समय के डेटा और WHO ग्रोथ चार्ट का उपयोग करके 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास की निगरानी करता है। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के स्वास्थ्य का आकलन करते हैं और विकास संबंधी समस्याएं होने पर हस्तक्षेप करते हैं। सटीक निगरानी के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर उन्नत ICT उपकरण और ग्रोथ मापक उपकरण का उपयोग किया गया है। यह गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों के लिए सेवाओं का प्रबंधन करता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रिकॉर्ड को क्या करता है? डिजिटल करता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो असम सरकार द्वारा किस दिन को सूती दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो हाल ही में असम सरकार ने सूती दिवस के रूप में एक डे को मनाने का घोषणा की है। तो चार जो है डेट यहाँ पर दिए गए हैं, किस डेट में दिया गया तो वो हम देखते हैं। तो चार ऑप्शन है, 15 जुलाई, 20 अगस्त, 18 सितंबर, 5 अक्टूबर। तो इसमें से जो सही आंसर होगा 20 अगस्त होगा, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विश्वनाथ जिले के सूतिया पुलिस स्टेशन का दौरा किया और उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के शहीदों को वहां पर श्रद्धांजलि दी। और उन्होंने घोषणा की कि 20 अगस्त को सूती दिवस के रूप में या सूतिया दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और शर्मा ने साइट पर एक विरासत स्मारक बनाने की योजना का भी खुलासा किया और इस परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यानी कि ये जो सरकार ने जो है असम सरकार ने वो किया है, तो इसके लिए इस योजना के लिए सूतिया दिवस जो मनाने की घोषणा की उसके लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित करने का भी फैसला किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसमें चार ऑप्शंस हैं, जयपुर, भोपाल, नई दिल्ली और लखनऊ। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव जो है ये कहाँ आयोजित किया गया है? पहला। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये पहला महोत्सव है और आयोजित कहाँ हुआ है? भारत में। तो इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली में यह जो है पहला सौर महोत्सव आयोजित किया गया है। और पिछले इसका विवरण देख लेते हैं।
तो पिछले दशक में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता में 32 गुना वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव के दौरान इस पर प्रकाश डाला और भारत 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और अक्षय ऊर्जा पर पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने वाला यह पहला G20 देश है। और 2015 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अब तक 100 सदस्य देश भी हैं। और यह महोत्सव किस लिए आयोजित किया गया है, तो यह महोत्सव सौर ऊर्जा के वैश्विक प्रभाव का जश्न मनाने के लिए किया गया है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव जो है, जो सोलर एनर्जी जो है धीरे धीरे पूरे विश्व के हर देश अपनाना चाह रहे हैं इसको, तो उसी के जो है जश्न मनाने के लिए, उसके वैश्विक प्रभाव के पड़ते हुए, वैश्विक प्रभाव को देखते हुए यह जो है महोत्सव का आयोजन किया गया और इसका जो है महोत्सव मनाया गया। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में जल संचय जन भागीदारी का शुभारंभ किया। तो ये जो है भारतीय प्राइम मिनिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया है, तो 4 ऑप्शंस हैं। पहला है गुजरात, दूसरा है असम, तीसरा है राजस्थान और चौथा है केरल। तो इन चारों में से जो है भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संचय जन भागीदारी का शुभारंभ कहाँ किया है, तो गुजरात में किया है। ठीक है, अब डिटेल थोड़ा देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की और इस कार्यक्रम में जल स्थिरता को बढ़ाने के लिए लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण होना शामिल है और उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जन संरक्षण में सार्वजनिक भागीदारी के महत्व पर जोर दिया है। यानी कि जो सार्वजनिक रूप से लोग आगे आए और जल संरक्षण के कार्य में सहयोग बटाएं, ऐसा उन्होंने जो क्या किया है, जो महत्व पर इसकी जोर दिया है। और उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां पानी के प्रति हमारे दृष्टिकोण के आधार पर हमारा मूल्यांकन करेंगी। जल संरक्षण भारत की संस्कृति में गहराई से निर्मित है और जल जीवन मिशन और अटल भूजल योजना जैसी पहल इस उद्देश्य का ही समर्थन करती है। और उन्होंने पानी की कमी के मुद्दों को हल करने के लिए नई तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया। यानी कि जो नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पहल की शुरुआत की, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कई बातें भी कही कि जो हमारी आगे आने वाली भविष्य की पीढ़ी है वो हमारा मूल्यांकन इसी आधार पे करेगी कि हमने जल को बचाने के लिए क्या क्या कैसी कैसी सोच रखी। ठीक है, तो इसीलिए जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को भी सरकार लेकर आई है। ठीक है, ताकि लोग भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और जल के संरक्षण का कार्य में सहयोग बटाएं, है ना। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं 19वां क्या है। तो 2024 पेरिस पैरालंपिक में जूडो में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर किसने इतिहास रच दिया है। तो कौन भारतीय बने हैं जिन्होंने जूडो में पेरिस पैरालंपिक में जो है जूडो के अंतर्गत ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। तो ये पहले खिलाड़ी हैं जो कि जूडो के तहत भारत के जो पहले खिलाड़ी हैं जो जूडो में कोई मेडल लेकर आए हैं। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं। कौन कौन से ऑप्शन हैं? सकीना खातून, सचिन सिन्हा, कपिल परमार और परमजीत कुमार। तो चारों ऑप्शन में जो सही आंसर है ये होगा कपिल परमार। कपिल परमार जो है पैरा जूडो पुरुषों की J1 से 660 किलोग्राम स्पर्धा में पेरिस पैरालंपिक 2024 जो है में कांस्य पदक इन्होंने जीत लिया है और उन्होंने ब्राज़ील के एटिलन डी ओलिवेरा को इप्पॉन के माध्यम से 10-0 से हराया, जो जूडो में भारत का पहला पैरालंपिक पदक था। और मध्य प्रदेश के सीवोर गांव परमार बचपन में बिजली के एक झटके से हुई गंभीर दुर्घटना से बच गए और 6 महीना कोमा में रहे। यानी कि ये जो जीत के आए हैं कपिल परमार जो हैं जूडो में मेडल जीते हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये कहाँ के हैं? तो ये मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के हैं। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये मध्य प्रदेश किस जो है मध्य प्रदेश कौन से राज्य से हैं। ठीक है, तो ये भी बन सकता है और जूडो में ये पहला अवार्ड लाने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने विजन नेक्स्ट वेब पोर्टल लॉन्च किया है? विजियो नेक्स्ट पोर्टल और वेब पोर्टल लॉन्च किया। तो 4 ऑप्शंस हैं इसमें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो चारों ऑप्शन में से इसमें सही आंसर क्या होगा? तो कपड़ा मंत्रालय, बी ऑप्शन इसका सही होगा। कपड़ा मंत्रालय ने यह लॉन्च किया है और इसका विवरण के अंतर्गत देखें जाए तो
केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने भारत को वैश्विक फैशन लीडर बनाने के लिए विजन नेक्स्ट वेब पोर्टल लॉन्च किया और यह पोर्टल वास्तविक समय में भारत विशिष्ट फैशन प्रवृत्ति की जानकारी प्रदान करता है, जिससे विदेशी पूर्वानुमान एजेंसियों पर निर्भरता कम होती है। और इसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 5 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में लॉन्च किया है। ये जो वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा कपड़ों के क्षेत्र में या कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत ये जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है और ये भारत के विशिष्ट फैशन प्रवृत्ति की जानकारी प्रदान करने के लिए जो है क्या है लॉन्च किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से फ्रेंड आज हमने लगभग 20 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि जो है वीकली करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, इस हफ्ते में आने वाले सभी क्वेश्चंस के बारे में। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो में इतना ही। इसी तरह हम सीरीज के तहत हर हफ्ते वीडियो जो है वीकली वीडियो लेके आते रहेंगे करंट अफेयर्स के, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे अलग अलग एग्जाम्स के लिए। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।